हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज की इस वीडियो में लोग जो है हार्डलेस न्यूमेटिक्स में थर्ड चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है एनर्जी ऑफ लिक्विड, यानी कि द्रव की ऊर्जाएं कौन कौन सी होती हैं। हमको इसमें द्रव की ऊर्जा के बारे में पढ़ना। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें, कोई मान लीजिए कोई भी द्रव अगर आपका फ्लो कर रहा है तो उसमें मुख्य रूप से तीन प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। एक आपका होता है स्टैटिक एनर्जी, जिसे हम लोग डेटा एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा काइनेटिक एनर्जी और तीसरा पेस एनर्जी। यानी कि पहला आपका हो गया, क्या हो गया, स्टैटिक एनर्जी को हम लोग बोलते हैं, स्टैटिक एनर्जी को हम लोग बोलते हैं स्थैतिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं? स्थैतिक ऊर्जा या आधार ऊर्जा। क्या होगा? पहला आपका होगा स्थैतिक ऊर्जा या आधार ऊर्जा हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी और तीसरा प्रेशर एनर्जी। तो बेसिकली ये है क्या, जैसे कोई भी द्रव होगा, अगर हम एक बेस माने, एक डेटम लाइन माने, तो उससे कुछ ऊंचाई पर होगा। तो जो उसकी स्थिति है, जो उसका पोजीशन है, जो मान लीजिए ये क्या है, ये भूमि हो गया, और कोई द्रव इस लेवल पे है, कोई द्रव इस लेवल पे है, तो ये क्या है, ये इस डेटम लाइन से इस पोजीशन पे है। तो इसकी हाइट के कारण, यानी कि इस पोजीशन के कारण जो एनर्जी इस द्रव में स्टोर होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेटम एनर्जी बोलेंगे, या स्टैटिक एनर्जी बोलेंगे, या पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वही एनर्जी को नीचे लाया जाए, मतलब वहां से गिराया जाए, तो एक तरीके से नीचे आकर के वही क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में उतना ही क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही किसी किसी बहते हुए द्रव में उसकी गति के कारण जो उसमें संचित ऊर्जा होगी, उसमें लोग क्या बोलेंगे, गति ऊर्जा बोलेंगे। और उसमें जो प्रेशर के कारण जो संचित ऊर्जा होगी, उसमें लोग क्या बोलेंगे, दाब ऊर्जा बोलेंगे। तो इसकी डिफिनीशन हम लोग एक प्रॉपर वे में देखते हैं कि एक प्रॉपर वे में इसकी डिफिनीशन क्या होगी तीनों। अगर हम लोग बात करें स्टैटिक एनर्जी या डेटम एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो क्या होता क्या है, किसी द्रव की स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, स्थैतिक ऊर्जा कहते हैं। किसी द्रव की स्थिति के कारण, मतलब वो कहाँ पर स्थित है, उसके कारण, उसकी पोजीशन के कारण एक तरीके से जो उसमें एनर्जी संचित होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग स्थैतिक ऊर्जा कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, सिंपली बात करें, किसी द्रव की स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, स्थैतिक ऊर्जा कहते हैं। अब अगर हम लोग बात करें, यह ऊर्जा किसी माने हुए क्षैतिज तल से द्रव की ऊंचाई पर निर्भर करती है। अब डेटम लाइन, माने हुए क्षैतिज तल को हम लोग क्या बोलेंगे, डेटम लाइन, उससे ऊंचाई पर निर्भर करेगी। जितनी ज्यादा हाइट पे होगा, उतनी ज्यादा क्या होगी, उसमें एनर्जी स्टोर होगी। हम लोग मान रहे हैं कि हम मान रहे हैं कि माना, हमने माना, निर्भर करती है, माने हुए क्षैतिज तल से द्रव को किसी ऊंचाई पर ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, वह कार्य ही द्रव में स्थैतिक ऊर्जा के रूप में संचित होता है। मतलब कि जैसे कोई द्रव है, द्रव मान लीजिए धरातल पे है, अगर उसको आप ऊंचाई पे ले जा रहे हैं, तो ऊंचाई पे ले जाने के लिए अपने आप तो द्रव ऊंचाई पे जाएगा नहीं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। कार्य करके हम लोग द्रव को ऊंचाई पे ले जाएंगे, और वही कार्य उस द्रव में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थैतिक ऊर्जा कहते हैं। तो अगर एग्जाम में अगर आ जाए 5 नंबर लिखने के लिए, तो बहुत ज़्यादा आप नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पूरा डिटेल में यहाँ पे एक तरीके से पूरा डेराइव करके दिखाया है कि आपको स्टैटिक एनर्जी, फिर स्टैटिक हेड में उसको कन्वर्ट किया हुआ है। तो उतना डिटेल में एग्जाम में नहीं लिखना रहेगा। एग्जाम में आएगा परिभाषा लिख करके, आप फार्मूला लिख करके निकल जाएंगे। तो बेसिकली है क्या, ये किसी द्रव की स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को स्थैतिक ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा किसी माने हुए क्षैतिज तल से, या यह ऊर्जा डेटम लाइन से द्रव की ऊंचाई पर निर्भर करता है, और माने हुए क्षैतिज तल से द्रव को किसी ऊंचाई पर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य ही उस द्रव में स्थैतिक ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है। अब अगर बातें आगे बात करें, हम लोग मान रहे हैं ये सब चीज़ें जो है समझने के लिए एग्जाम में इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे लंबा बताया है। मान रहे कि माना 1 न्यूटन द्रव किसी माने हुए क्षैतिज तल से जड़ मीटर की ऊंचाई पर, मान लीजिए 1 न्यूटन का द्रव है, मतलब जो द्रव है ले रहे हैं, उसका भार जो है, उसका भार हम कितना मान रहे हैं, उसका भार मान रहे हैं 1 न्यूटन है। और मान लीजिए हम कोई डेटम लाइन मान रहे हैं, उससे जो है, मान लीजिए यहाँ पे हम कोई बर्तन है, ये जो भार जो है ना, ये आपका जो द्रव है, इस डेटम लाइन से कितनी ऊंचाई पे है, ये ऊंचाई पे मान रहे हैं। और उसका भार कितना है, भार जो है 1 न्यूटन है। भार कितना है, 1 न्यूटन है। यहाँ पे जड़ मीटर लिखा गया है, एच मीटर ने लिख करके क्या लिया गया है, जड़ मीटर लिया गया है, जड़ मीटर है। तो इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी, 1 न्यूटन द्रव में कितनी होगी, जैसे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, वो होता है एम जी एच, एम जी। तो एम जी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 1 हो गई, और एच की जगह पे क्या हो गया, जड़ हो गए। यानी कि जड़ क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, और क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, और प्रति न्यूटन कह सकते हैं।
क्योंकि 1 न्यूटन द्रव की हम मान रहे हैं। क्या है, माना 1 न्यूटन द्रव की मानी हुई क्षैतिज तल से जड़ मीटर की ऊंचाई पर है। इस अवस्था में द्रव की स्थैतिक ऊर्जा क्या होगी, ये गुणे जड़ यानी कि जड़ न्यूटन मीटर प्रति न्यूटन। प्रति न्यूटन क्यों लिखा गया है, क्यों, क्योंकि हमने माना है कि 1 न्यूटन की। अगर मान लीजिए 10 न्यूटन होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, जड़ गुणे 10 हो जाएगा। जितना न्यूटन रहेगा उसमें क्या कर देंगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जड़ न्यूटन मीटर प्रति न्यूटन। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्रव की किसी माने हुए क्षैतिज तल से ऊंचाई ही उस द्रव की इकाई भार की स्थैतिक ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। यानी कि कोई भी द्रव जितनी ऊंचाई पर होगा, कोई भी द्रव जितनी ऊंचाई पे होगा, अगर हम इकाई न्यूटन की बात करें तो जो ऊंचाई होगी वही उसकी क्या हो जाएगी, स्थैतिक ऊर्जा को वही प्रदर्शित करेगा, वही क्या करेगा। अब यहाँ से क्या हो गया, न्यूटन से न्यूटन कट गया तो ये जड़ मीटर आ गया। जड़ मीटर ये क्या आ जाएगा, स्थैतिक शीर्ष। अब ये मीटर में आ गया, इसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक हेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अब स्टैटिक हेड बोल देंगे। यानी कि जो आपका एनर्जी था वो आपका हाइट के टर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं स्थैतिक शीर्ष या स्टैटिक हेड बोल देते। क्लियर है ये। अब अगर हम लोग बात करें आगे, अतः द्रव की स्थैतिक ऊर्जा को उस द्रव के स्थैतिक शीर्ष की जड़ मीटर ऊंचाई के पदों में भी व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि आपका स्टैटिक हेड का वैल्यू क्या आ गया, स्टैटिक हेड की वैल्यू आ गई, आपका आ गया जड़ मीटर आ गया। ऐसे जो भी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, उसको भी, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको क्या पता है, हाफ एम वी स्क्वायर पता, अभी इसको भी हम लोग किस में बदलेंगे, काइनेटिक हेड में बदलेंगे। प्रेशर एनर्जी को हम लोग किस में बदलेंगे, प्रेशर हेड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, प्रेशर हेड में बदलेंगे। तो वो कैसे बदलेंगे उसी को हमको यहाँ पे जानना है। आपके एग्जाम में आएगा, केवल परिभाषा लिख करके आप निकल जाएंगे 5 नंबर में, परिभाषा लिख करके। लेकिन ये हेड को समझना जरूरी है, क्योंकि बर्नौली थ्योरम वगैरह में, आगे न्यूमेरिकल वगैरह में इन सब का यूज होगा, तो इसको समझना आपको जरूरी है। अब अगर हम लोग बात करें काइनेटिक हेड की, अगर हम लोग बात करें या काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो द्रव की गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को हम लोग क्या बोलेंगे, उस द्रव की गतिज ऊर्जा बोलेंगे। द्रव की स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ऐसे ही द्रव के दाब के कारण उसमें संचित ऊर्जा को हम लोग क्या बोलेंगे, दाब ऊर्जा बोलेंगे। आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो काइनेटिक एनर्जी की परिभाषा क्या होगी, द्रव की गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, उस द्रव की गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब अगर हम माने W न्यूटन का द्रव V मीटर पर सेकंड वेग से बह रहा है, कोई W न्यूटन का द्रव है, V मीटर पर सेकंड से बह रहा है, तो उस द्रव की गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है आपका, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। फार्मूला यहाँ पे लिखा गया, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए W बराबर होता है m इंटू जी। अब यहाँ से m को जो है अगर इस फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, W बाई जी। तो अगर यहाँ पे लिखे तो हाफ क्या हो जाएगा, W बाई जी वी स्क्वायर। ये कैपिटल W है, ये कैपिटल W है, तो हाफ कैपिटल W बाई जी और वी स्क्वायर आ गया यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, इतना न्यूटन मीटर। ये कितना है, ये W न्यूटन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, W न्यूटन की बात हो रही है, W न्यूटन की बात हो रही है, समझिएगा। देखिए यहाँ फिगर दिखाया गया है कि ये कोई बर्तन है, इसमें से V वेग से कोई द्रव बह रहा है। ये जो यहाँ पे फ्री द्रव का स्वतंत्र तल है, ये यहाँ से इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट h है, इसकी हाइट यहाँ पे h दिखाया गया है। तो यहाँ पे एक होल है जिससे कोई द्रव बह रहा है, और ऊपर एक टोटी लगी हुई है, और यहाँ से द्रव क्या हो रहा है, इसके अंदर आ रहा है, इससे द्रव बह रहा है, इसके अंदर आ रहा है। अब चित्र में अब मान लीजिए इस प्रकार से जितना द्रव इससे बह रहा है, जितना वॉल्यूम बाहर निकल रहा है, उतना ही वॉल्यूम इसके अंदर आ जा रहा है। मतलब ये इसका हाइट h का मान क्या है, तरीके से यहाँ पे जो है h क्या है, तरीके से कांस्टेंट है। यहाँ h क्या है, तरीके से कांस्टेंट है। अब देखिए चित्र में टंकी में बने छिद्र से कोई द्रव v मीटर पर सेकंड के वेग से प्रवाहित हो रहा है, v मीटर पर सेकंड के वेग से प्रवाहित हो रहा है। अगर हम लोग बात करें जिस दर से टंकी से द्रव बाहर निकल रहा है, उस दर से एक टोटी द्वारा द्रव टंकी में डाला जा रहा है, जिससे शीर्ष h का मान क्या है, स्थिर है। शीर्ष h का मान क्या है, स्थिर है। अब माना द्रव के स्वतंत्र तल पर W न्यूटन है, ये W का मतलब n फॉर न्यूटन है। यहाँ पे W न्यूटन भार का द्रव का एक कण, हम मान रहे हैं कि जो ये टंकी था इसके फ्री सरफेस पे एक पार्टिकल हम मान ले रहे हैं, ये मान लीजिए, हमने नाम दे दिया। द्रव का एक कण है। इस द्रव कण की x से हमने माना था, यहाँ पे फिगर जो बनाया था ऐसे बनाया था, फिगर हमने ऐसे बनाया था, ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पे एक लाइन खींचा था, यहाँ पे द्रव का स्वतंत्र तल था, ये दूरी थी एच थी हाइट, और ये लाइन था आपका एक्स एक्स था, एक्स एक्स। और यहाँ पे जो वेग है वो क्या है, वी। और यहाँ से एक टोटी द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी, जितना पानी ये इससे बाहर निकल रहा है उतना पानी इसमें डाल दे रहे हैं, यानी कि एच का मान द्रव कहिए, तो एच का मान क्या है, कांस्टेंट है, जिससे एच का मान क्या है, कांस्टेंट रहता है। तो माना द्रव के स्वतंत्र तल पर डब्ल्यू न्यूटन भार का एक कण, यहाँ पे मान लिया एक कण, मान लिया ए पार्टिकल है, एक कण है, इस द्रव कण की एक्स एक्स के सापेक्ष स्थैतिक ऊर्जा क्या होगी, इसके सापेक्ष कितनी ऊंचाई पे है, एच ऊंचाई पे है, तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू न्यूटन भार की जो स्थैतिक एनर्जी होगी क्या होता है, एम जी एच, डब्ल्यू यानी कि एम जी हो गया, और हाइट क्या है एच है, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एच हो जाएगा न्यूटन मीटर, डब्ल्यू इंटू एच क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन मीटर हो जाएगा आपका। अब अगर हम लोग बात करें आगे, जब डब्ल्यू न्यूटन का भार का एक कण छिद्र से बाहर निकलता है, तो हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू न्यूटन का भार जैसे एक छिद्र से बाहर निकल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका हमने पार्टिकल ए माना था वही छिद्र से बाहर निकल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू न्यूटन भार का एक कण एच ऊंचाई से गिरा और स्थैतिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में क्या हो गई, परिवर्तित। तो हम मान लिए कि जो आपका एक पार्टिकल हमने एज्यूम किया था वो क्या हुआ, एच ऊंचाई से गिरा, एच ऊंचाई से गिरा, और वही क्या था, जो द्रव कण है उसकी जो स्थैतिक एनर्जी थी, स्टैटिक एनर्जी थी, वही क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी में आपकी कन्वर्ट हो गई, तो ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। तब डब्लू, कैपिटल डब्लू है, तो डब्लू भार के द्रव की स्थैतिक ऊर्जा क्या हो जाएगी, स्थैतिक ऊर्जा डब्लू, और भार के द्रव की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, स्थैतिक ऊर्जा क्या होगा, डब्ल्यू इंटू भार के द्रव की स्थैतिक ऊर्जा, यहाँ पे डब्ल्यू इंटू एच होगा, यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू इंटू एच होगा, डब्ल्यू इंटू एच होगा, ये छूट गया है। और अच्छा, ये नहीं छूटा, नहीं है, ये लिखा हुआ है, तब डब्ल्यू न्यूटन भार के द्रव की स्थैतिक ऊर्जा बराबर डब्ल्यू न्यूटन, यहाँ पे डब्ल्यू न्यूटन कर सकते हैं, डब्ल्यू न्यूटन भार के द्रव की गतिज ऊर्जा, यानी कि डब्ल्यू न्यूटन भार के द्रव की जो स्थैतिक एनर्जी थी वही क्या होगी, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। देखिए इसमें कुछ है नहीं, बस आपको समझना है, सिंपली फिगर आपका बना हुआ फिर से हम बना दे रहे हैं, बहुत लोग रटने लगेंगे। यहाँ पे जो पार्टिकल उसकी वेलोसिटी हमने वी माना है, ये एक्स एक्स हमने मान लिया, यहाँ से एक टोटी द्वारा पानी यहाँ पे इसमें आ रहा है, एक टोटी द्वारा पानी आ रहा है, जितना पानी इससे निकल रहा है उतना ही पानी इसमें आ जा रहा है, कि एच का मान हमारा क्या है, कांस्टेंट है। हमने माना कि ये द्रव का स्वतंत्र तल है, ये क्या है, द्रव का स्वतंत्र तल है, द्रव का स्वतंत्र तल है। हम माना कि द्रव के स्वतंत्र तल पर कोई द्रव का एक कण है, हमने माना कि फिर की द्रव का वो कण जो द्रव के समतल पर है वह एच ऊंचाई से गिरा और उसकी स्थैतिक एनर्जी गतिज ऊर्जा में क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। इस प्रकार डब्ल्यू न्यूटन द्रव की स्थैतिक ऊर्जा बराबर हो जाएगा डब्ल्यू न्यूटन द्रव की गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे क्या स्थैतिक ऊर्जा का मान क्या होगा, डब्ल्यू गुणे एच होगा, क्योंकि एच ऊंचाई पे है, डब्ल्यू गुणे एच होगा, और बराबर 1/2 डब्ल्यू एम वी स्क्वायर की जगह पे, एम की जगह पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई जी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डब्ल्यू बराबर होता है एम जी होता है, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बटे जी। आप लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, के ई होता है हाफ एम वी स्क्वायर, एम की जगह पे क्या रखा गया, डब्ल्यू बाई जी रखा गया है, तो हाफ डब्ल्यू बाई जी इंटू वी स्क्वायर, तो यहाँ से डब्ल्यू से डब्ल्यू क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ से आ गया एच बराबर वी स्क्वायर अपान 2g, क्या आ गया, एच बराबर वी स्क्वायर अपान 2g, इतना क्या आ गया, इतना मीटर आ गया, इतना क्या आ गया, मीटर आ गया, क्योंकि दोनों तरफ आपका न्यूटन न्यूटन से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ऊपर मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कैंसिल होगा, तो 1 मीटर बचेगा, तो एच बराबर क्या आ गया, वी स्क्वायर अपान 2g, क्या हो गया, मीटर। अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यदि W बराबर 1 न्यूटन हो तब, अगर W बराबर 1 न्यूटन हो तब गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, वी स्क्वायर अपान 2g, वी स्क्वायर अपान 2g, और ये काइनेटिक हेड है, और वी स्क्वायर अपान 2g का क्या है, एक तरीके से काइनेटिक हेड है। तो जो हेड होता है वह 1 न्यूटन के लिए होता है, 1 न्यूटन द्रव की ऊर्जा को, 1 न्यूटन द्रव की ऊर्जा को द्रव शीर्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, द्रव शीर्ष कहते हैं। मतलब अगर अगर आपका पूरे
पूरे भार के लिए, द्रव के पूरे भार के लिए अगर आपकी एनर्जी हो तो आपका वो स्टैटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी या आपका प्रेशर एनर्जी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें 1 न्यूटन द्रव की ऊर्जा तो आपका क्या होगा, या तो स्टैटिक हेड होगा, या तो काइनेटिक हेड होगा, या तो प्रेशर हेड होगा। मतलब 1 न्यूटन द्रव की ऊर्जा को हम लोग इस तरीके से क्या कहते हैं, हेड के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उपरोक्त समीकरण की सहायता से हम कह सकते हैं कि द्रव के इकाई भार की गतिज ऊर्जा उस द्रव की ऊंचाई के पदों में व्यक्त होती है, ऊंचाई के पदों में व्यक्त होती है। अब इसका मात्रक मीटर होगा, कि जो 1 न्यूटन द्रव की जो होगी उसका मात्रक क्या होगा, उसका मात्रक जो है मीटर होगा। तो समीकरण 1 v²/2g को द्रव का वेलोसिटी हेड भी कहते हैं। जो समीकरण 1 इसको मान लीजिए, क्या ऊपर हमने कहीं माना है समीकरण 1, हाँ ये माना है। तो h=v²/2g को हम लोग क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी हेड भी कहते हैं, जो कि द्रव की इकाई भार की गतिज ऊर्जा है। वेलोसिटी हेड क्या होगा, वेलोसिटी हेड आपका या काइनेटिक हेड, वेलोसिटी हेड बोलिए या इसकी जगह पे काइनेटिक हेड, क्या बोलिए, काइनेटिक। जहाँ पे 1 न्यूटन द्रव की ऊर्जा हो जाएगी वहाँ पे काइनेटिक हेड। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, 1 न्यूटन द्रव की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक हेड। 1 न्यूटन द्रव की स्टैटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टैटिक हेड। 1 न्यूटन द्रव की प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगी, प्रेशर हेड हो जाएगा। जहाँ पे 1 न्यूटन की बात होगी तो वहाँ पे एनर्जी जो है हेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और हेड का मात्रक हमेशा क्या होगा, मीटर में रिप्रेजेंट किया जाएगा। एसआई में जो हेड का मात्रक होगा वो क्या होगा, आपका मीटर होगा। अब बात करते हैं प्रेशर एनर्जी की। देखिए एग्जाम में अगर आपका आता है एनर्जी के बारे में लिखने के लिए तो आप परिभाषा लिख करके निकल जाएंगे, पूरा इतना टाइम नहीं रहेगा कि एक ही प्रश्न पे आप इतना ज़्यादा समय दे पाए। तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग डिफिनीशन लिख करके निकल जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करें प्रेशर एनर्जी क्या होगा, तो किसी दाब के कारण, द्रव द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं, दाब ऊर्जा कहते हैं। किसी दाब के कारण या द्रव के दाब के कारण उसमें संचित ऊर्जा को हम लोग दाब ऊर्जा कहते हैं, या किसी दाब के कारण द्रव द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, दाब ऊर्जा कहते हैं। अभी यहाँ पे देखिए फिगर में ध्यान से देखिएगा, हमने माना है ये W का वेट रखा हुआ है। एक तरीके से ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है। यहाँ से कोई लिक्विड हम लोग फ्लो करा रहे हैं, लिक्विड फ्लो कराइए, जो W भार है एक समय इसकी स्थिति यहाँ पे है, लेकिन कुछ समय बाद ये क्या, ये ऊंचाई पर उठ करके यहाँ पे आकर के, कब, जब हमने यहाँ से एक लिक्विड भेजा और वो इस पर प्रेशर अप्लाई किया, जिसके कारण आपका W भार उठ करके ये ऊंचाई पर ऊपर उठ गया। तो चित्र में माना किसी सिलेंडर P न्यूटन पर स्क्वायर दाब पर कोई द्रव भरा है। माना किसी सिलेंडर में होना चाहिए यहाँ पे, माना किसी सिलेंडर में P न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब पर कोई द्रव भरा है और यह द्रव पिस्टन पर रखे भार को संभालता है। यह द्रव जो है, यही द्रव जो है इस पर रखे भार को संभाल रहा है। मतलब ये द्रव क्या कर रहा है, इस पे पिस्टन पे एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है ऊपर की ओर, जिसके कारण हमारा ये भार नीचे की ओर नहीं आ रहा है। यदि पिस्टन के काट का क्षेत्रफल कैपिटल A मीटर स्क्वायर हो तो W बराबर क्या हो जाएगा, मतलब इसका जो भार होगा, बल बराबर क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। तो भार एक प्रकार का बल है, बल बराबर इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब ये W आपका नीचे की ओर लग रहा है और प्रेशर इंटू एरिया का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे भी एक बल हो जाएगा, ये ऊपर की ओर लगेगा। जब ये W P इंटू ए के बराबर होगा, ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अब सिलेंडर में और द्रव भरकर पिस्टन को h मीटर ऊंचाई तक उठा दिया जाता है। अब क्या करते हैं, सिलेंडर में और द्रव भरकर पिस्टन को h ऊंचाई पर उठा दिया जाता है। तब पिस्टन को ऊपर उठाने में हम लोग क्या करेंगे, कार्य करेंगे। और कार्य क्या होगा, जैसे हम लोग द्रव को h ऊंचाई पर ले जा रहे हैं तो हमको कार्य करना पड़ रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी पिस्टन आपका ऊंचाई पर जा रहा है, ऊंचाई पर जा रहा है तो कार्य करना पड़ रहा है। वो कार्य क्या, W इंटू एच न्यूटन मीटर के बराबर है। यह कार्य द्रव में दाब ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब सिलेंडर में भेजे गए द्रव का भार, कितना भार हमने भेजा, अब देखिए कितना भार आपका गया, भार का मान क्या होता है, W बराबर होता है रो जीवी। फार्मूला आपका होता है W बराबर रो जीवी, आप लोग पढ़ेंगे। देखिए W बराबर होता है m इंटू जी, और द्रव्यमान क्या आता है, घनत्व गुणे आयतन, रो वी जी। तो वहीं से रो जी वी हमने फार्मूला लिखा, या रो वी जी कही, या रो जी वी कही, ठीक। अब देखिए वी क्या होगा, इसका एरिया इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे ऐसे होगा पिस्टन का, इसका एरिया ए है
और ये कितनी ऊंचाई पे, ये कितनी ऊंचाई पे चला गया। फिर ये जो है इस सिलेंडर को अगर हम लोग देखें, इसका एरिया ये है, और ये फिर कुछ समय बाद जो है इतनी ऊंचाई पे चला गया, यहाँ पे आ गया अब एरिया, कितनी ऊंचाई चला, ये ऊंचाई चला। तो इसका ये एक सिलेंडर फॉर्म कर रहा है ना एक तरीके से, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, ये एरिया, एरिया में अगर हाइट का गुणा कर दे तो ये क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा। इतना द्रव इसमें आया होगा, इतना द्रव इसमें क्या होगा, आया होगा। तो द्रव का मान क्या हो जाएगा, रो जी, यहाँ रो जी और वी की जगह पे क्या हो जाएगा, ए इंटू एच, तो रो जी ए एच हो जाएगा। डब्ल्यू का मान क्या होगा, रो जी ए एच होगा, क्या होगा, रो जी ए एच होगा। ध्यान से देखिए, सिलेंडर में भेजे गए द्रव का भार क्या हो गया, रो जी ए एच, क्या हो गया, रो जी ए एच। अतः प्रति न्यूटन द्रव द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा, प्रति न्यूटन द्रव द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच अपान रो जी एच। क्योंकि भार इतना हो, हर केस में भार डब्ल्यू ले रहे थे, यहाँ पे भार कितना है, भार आपका आगे कितना द्रव हमने भेजा, रो जी एच। तो 1 न्यूटन द्रव की प्रति न्यूटन, अगर रो जी एच की वैल्यू आई थी डब्ल्यू इंटू एच न्यूटन। अब 1 न्यूटन द्रव की बात करेंगे तो क्या करेंगे, रो जी एच से भाग दे देंगे। ये जो है डब्ल्यू इंटू जो एच है वो कितने न्यूटन भार की, वो रो जी ए एच कितने न्यूटन भार की ऊर्जा, भार की ऊर्जा, ये क्या है, ऊर्जा जो है ये है क्या, डब्ल्यू इंटू एच है। तो 1 न्यूटन द्रव द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा या प्रति न्यूटन द्वारा ग्रहण की ऊर्जा क्या हो जाएगा, इतने से इसमें भाग दे देंगे, तो डब्ल्यू इंटू एच अपान रो जी एच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे अब देखिए रो जी एच, अब देखिए डब्ल्यू बराबर आपका आया था पी इंटू ए आया था, क्या आया था, पी इंटू ए आया था। तो यहाँ से हो जाएगा पी इंटू ए इंटू एच अपान रो जी ए एच, एक लाइन नहीं लिखा गया है। यहाँ से देखिए क्या होगा, ए से ए कटेगा, ए एच से ए एच कट गया, तो क्या आ गया, पी अपान रो जी, क्या आ गया, पी अपान रो जी आ गया। डब्ल्यू बराबर पी इंटू ए रखेंगे क्योंकि ऊपर हमने निकाला था डब्ल्यू क्या है, पी इंटू ए के बराबर इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो ये क्या आ गया, ये दाब शीर्ष आ गया। ये क्या है, ये 1 न्यूटन द्रव की ऊर्जा, ये क्या है, 1 न्यूटन द्रव की दाब ऊर्जा है, 1 न्यूटन द्रव की दाब ऊर्जा। और ये कितना आएगा, ये किसमें आएगा, मीटर में आएगा, किसमें आएगा, मीटर में आपका आएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी द्रव का दाब शीर्ष उस द्रव के इकाई भार द्वारा ग्रहण की गई दाब ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, जो कि द्रव की ऊंचाई के पदों में है। अब देखिए ये पूरा डेरिवेशन एग्जाम में आएगा, सिंपली आ गया, सिंपली आ गया। देखिए द्रव की ऊर्जाओं के बारे में लिखे तो लिखेंगे द्रव की ऊर्जा 3 प्रकार की होती है, क्या, स्थैतिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा। स्थैतिक ऊर्जा क्या होता है, किसी द्रव की स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब ऐसे एक फिगर बना लेंगे रफली, माना माना कोई माना ऐसे फिगर बना लेंगे, माना इसका भार मान लेंगे डब्लू, ये मान लेंगे इसे कितनी ऊंचाई पे, एच ऊंचाई पे मान लेंगे, तो क्या मान लेंगे, डेटम लाइन मान लेंगे, क्या मान लेंगे, डेटम लाइन मान लेंगे। माना डब्ल्यू न्यूटन भार किसी माने हुए आधार रेखा से एच ऊंचाई पर है, तो डब्ल्यू न्यूटन भार की स्थैतिज पोटेंशियल एनर्जी बराबर डब्ल्यू इंटू एच न्यूटन मीटर। अब एक न्यूटन द्रव की पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, पी पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एच बटे डब्ल्यू बराबर एच मीटर, एच मीटर। अतः हम लोग कह सकते हैं कि 1 न्यूटन द्रव की जो स्थैतिक ऊर्जा होती है वह जो होता है एच मीटर द्रव के शीर्ष के पदों में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं सिंपली। ऐसे ही गतिज ऊर्जा क्या होगी, किसी द्रव की गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का मान के बराबर क्या, हाफ एम वी स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये हो गया डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा 1/2 डब्ल्यू बटे जी
वी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू न्यूटन भार की ये क्या होगी द्रव ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। तो 1 न्यूटन भार की तो क्या हो जाएगा, इसमें डब्ल्यू से भाग दे देंगे, तो डब्ल्यू से भाग देंगे, डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा वी स्क्वायर अपान 2g सिंपली। ऐसे आपका प्रेशर एनर्जी का। तो पूरा इतना बना करके पूरा इतना डिटेल में एग्जाम में लिखने का समय नहीं रहेगा, लेकिन हमने समझाने के लिए बता दिया कि आपको अपनी भाषा में एग्जाम में बना करके कम में आप लोग लिख पाए। तो ये आपका था टोटल आपका काइनेटिक एनर्जी, द्रव में की कौन कौन सी ऊर्जाएं होती हैं। स्थैतिक ऊर्जा था, आपका गतिज ऊर्जा था और दाब ऊर्जा था। ये तीनों ऊर्जाएं हो गई। अब हम लोग बात करते हैं अगला हमारा टॉपिक है टोटल एनर्जी और टोटल हेड और एनर्जी इक्वेशन ऑफ ए लिक्विड। टोटल एनर्जी क्या होता है या टोटल हेड क्या होता है या एनर्जी इक्वेशन ऑफ लिक्विड या जो द्रव की ऊर्जा समीकरण क्या होता है। तो संपूर्ण ऊर्जा या संपूर्ण शीर्ष या द्रव का ऊर्जा समीकरण ये क्या होता है। तो हम जानते हैं कि किसी बहते हुए द्रव में 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। इन तीनों प्रकार की ऊर्जाओं के योग को ही द्रव की संपूर्ण ऊर्जा कहते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी बहते हुए द्रव में 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। इन तीनों प्रकार की ऊर्जाओं के योग को ही द्रव की संपूर्ण ऊर्जा कहते हैं। तो अगर हम लोग बात करें द्रव के संपूर्ण ऊर्जा की, तो द्रव की संपूर्ण ऊर्जा बराबर हो जाएगा स्थैतिक ऊर्जा प्लस दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, यानी तीनों प्रकार की ऊर्जाओं को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब स्थैतिक शीर्ष क्या होगा, अब इकाई न्यूटन भार की अगर हम लोग बात करेंगे, इन तीनों प्रकार की ऊर्जाओं को यदि द्रव के शीर्ष में प्रदर्शित किया जा सकता है, ऊर्जाओं को द्रव के शीर्ष में प्रदर्शित किया जा सकता है। अतः यदि तीनों प्रकार की ऊर्जाओं को द्रव के शीर्षों में बदलकर जोड़ा जाए तो द्रव का संपूर्ण शीर्ष प्राप्त हो जाता है। क्या कह सकते हैं कि द्रव की संपूर्ण ऊर्जा इकाई न्यूटन भार के लिए द्रव की संपूर्ण ऊर्जा संपूर्ण शीर्ष कहलाता है। इकाई न्यूटन भार के लिए द्रव की संपूर्ण ऊर्जा द्रव का संपूर्ण शीर्ष कहलाता है। अतः यदि तीनों प्रकार की ऊर्जाओं को द्रव की शीर्षों में बदलकर जोड़ा जाए तो द्रव का संपूर्ण शीर्ष प्राप्त हो जाता है। इसे H से दर्शाते, संपूर्ण शीर्ष को H से दर्शाएंगे। तो H बराबर क्या हो जाएगा, वही लिख देंगे परिभाषा में, स्थैतिक शीर्ष प्लस दाब शीर्ष प्लस गतिज शीर्ष। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको क्या लिखेंगे, स्टैटिक हेड प्लस प्रेशर हेड और प्लस क्या काइनेटिक हेड। और इस संपूर्ण शीर्ष को क्या बोलेंगे, टोटल हेड बोलेंगे। टोटल हेड को हम लोग H से दर्शा देते, तो यहाँ से आ जाएगा H बराबर जेड प्लस पी अपान रो जी प्लस वी स्क्वायर अपान 2 जी। ये आपको याद होना चाहिए, वैल्यू जेड याद होना चाहिए, पी अपान रो जी याद होना चाहिए, आगे इसका यूज होगा, और वी स्क्वायर अपान 2g याद होना चाहिए। वी स्क्वायर अपान 2g क्या काइनेटिक हेड है, ये प्रेशर हेड है और ये स्टैटिक हेड है, आगे इन सबका यूज होगा। यहाँ पे फिगर से भी दर्शाया गया है। जैसे द्रव का संपूर्ण शीर्ष की अगर हम लोग बात करें, द्रव का संपूर्ण शीर्ष इकाई न्यूटन के भार की संपूर्ण ऊर्जा को दर्शाता है। इकाई न्यूटन भार की संपूर्ण ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे देखिए, ये कोई यहाँ से कोई द्रव फ्लो कर रहा है, किसी पाइप से कोई द्रव फ्लो कर रहा है। ये होता है पीजोमीटर, आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। पीजोमीटर क्या मापेगा, पीजोमीटर जो है प्रेशर हेड मापेगा। क्या मापेगा, पीजोमीटर जो है प्रेशर मापता है, प्रेशर मापेगा। जब प्रेशर मापेगा तो हम लोग प्रेशर हेड बता पाएंगे। तो ये जो यहाँ पे से दिखाया गया, यहाँ पे पॉइंट ए लिया गया है, ये पॉइंट ए जो है ये डेटम लाइन के पैरेलल लाइन से हम यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं कि जितनी हाइट तक चढ़ा है, ये क्या है, ये जो एच की वैल्यू होगी, एच जो होता है पी अपान रो जी के बराबर होता है। क्योंकि आप लोग पढ़े हैं इसमें जो इतना जो इसके कारण जो इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे जो प्रेशर का मान होगा पी ए बराबर क्या होगा, रो जी एच। तो अगर हम लोग एच की बात करें तो क्या होगा, पी अपान रो जी होगा। तो वही एच बराबर पी अपान रो जी लिखा गया। ये पी अपान रो जी क्या है, ये है आपका प्रेशर हेड है। जेड क्या हो गया, स्टैटिक हेड हो गया। इसके ऊपर है वी स्क्वायर अपान 2g काइनेटिक हेड है। जो काइनेटिक हेड या काइनेटिक एनर्जी होता है उसको हम लोग जो है मापते हैं किससे, पीटा ट्यूब से। पीटा ट्यूब से हम लोग वेलोसिटी मेजर करते हैं। पीटा ट्यूब से आगे पढ़ेंगे हम लोग बहते हुए द्रव का वेग या द्रव की गति, बहते हुए द्रव की गति हम लोग मेजर करते हैं। कितने स्पीड से
बेसिकली आपका द्रव बह रहा है उसको हम लोग मेजर करते हैं किसकी सहायता से, पीटा ट्यूब की सहायता से। तो वही जो है v²/2g दिखाया गया है। तो जो तीनों ऊर्जाएं हैं इस फिगर के माध्यम से दिखाई गई। फिगर बनाने से नंबर बढ़िया मिलता है। मान लीजिए कोई लिखा केवल है, कोई फिगर भी बना दिया है तो फिगर बनाने वाले को नंबर 5 में 5 मिलेगा, जो फिगर नहीं बनाया उसको 5 में 4 ही नंबर या 3 ही नंबर मिलेगा। फिगर बनाना मस्ट है, फिगर बनाना मस्ट है आपका। अब आगे बात करें अगर, देखिए चित्र में, वही चित्र के बारे में है जो ये चित्र है, ये चित्र है एच बराबर जेड। एच बराबर यहाँ पे एक तरीके से क्या है, जो एच है ये टोटल आपका एच हो गया, टोटल हेड। ये क्या है एक तरीके से जेड प्लस p/ρg और प्लस v²/2g की योगफल के बराबर है। तो यहाँ चित्र में उसी के बारे में वर्णन है कि चित्र में किसी पाइप में रो घनत्व वाला द्रव v वेग से प्रवाहित हो रहा है, v वेग से प्रवाहित हो रहा है। पाइप में किसी बिंदु पर एक पीजोमीटर, में गलत लिख गया है, पीजोमीटर ऐसे होगा, एक पीजोमीटर नली लगी है जिसमें द्रव एच ऊंचाई ऊपर चढ़ जाता है। एच ऊंचाई द्रव आपका ऊपर चढ़ा हुआ था, वही एच जो आपका p/ρg लिखा हुआ था, p/ρg वही आपका एच था, वही आपका क्या था, एच था। तो जाता है बिंदु ए एक माने हुए आधार रेखा से जेड मीटर की ऊंचाई पर है। आधार रेखा से होगा, यहाँ पे से छूट गया है, आधार रेखा से जेड मीटर की ऊंचाई पर है। यदि बिंदु ए पर दाब तीव्रता p न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो तो एच बराबर क्या हो जाएगा, p/ρg हो जाएगा। अतः बिंदु ए पर 1 न्यूटन द्रव की स्थैतिक ऊर्जा क्या हो जाएगी, स्थैतिक ऊर्जा की बात करें तो जेड मीटर हो जाएगा। और अतः बिंदु ए पर 1 न्यूटन द्रव की दाब ऊर्जा क्या हो जाएगा, p/ρg हो जाएगा। अच्छा, एच बराबर p/ρg, तो 1 न्यूटन, तो बिंदु ए पर 1 न्यूटन द्रव की स्थैतिक ऊर्जा जेड मीटर, दाब ऊर्जा p/ρg और गतिज ऊर्जा v²/2g, क्योंकि v वेग से वो आपका प्रवाहित हो रहा था। प्रेशर का मान p था, इसलिए दाब ऊर्जा जो है p/ρg आपका है। अतः बिंदु ए पर संपूर्ण शीर्ष का जो मान होगा एच बराबर जेड प्लस p/ρg प्लस v²/2g के योगफल के क्या होगा, आपका बराबर होगा। तो ये संपूर्ण ऊर्जा आ गया। तो संपूर्ण ऊर्जा 5 नंबर में आ जाएगा, तो डिटेल में लिखेंगे, 1.5 पेज लिखेंगे उसके बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऊर्जा समीकरण के अनुप्रयोग। क्या बात करते हैं, ऊर्जा समीकरण के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन की। हम लोग एनर्जी इक्वेशन का कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो ऊर्जा समीकरण के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। पहले की अगर हम लोग बात करें, पहला उपयोग क्या है कि इस समीकरण के प्रयोग द्वारा द्रव प्रवाह के अंतर्गत, द्वारा छूट गई। इस समीकरण के प्रयोग द्वारा द्रव प्रवाह के अंतर्गत किसी भी स्थान पर द्रव का दाब, गति या उसकी स्थिति ज्ञात किया जा सकता है। इस समीकरण के प्रयोग द्वारा द्रव प्रवाह के अंतर्गत किसी भी स्थान पर हम लोग द्रव का दाब, उसकी गति या उसकी स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। किसकी सहायता से, जो आपका टोटल एनर्जी इक्वेशन था आपका। दूसरा, इस समीकरण की सहायता से किसी स्थान पर द्रव में से निकाली गई या उसमें प्रविष्ट, प्रवाहित नहीं है ये, प्रविष्ट है, या उसमें प्रविष्ट की गई ऊर्जा का भी पता चल जाता है। मान लीजिए किसी पाइप में से कोई द्रव ऐसे बह रहा है, तो बीच से अगर हम मान लीजिए कहीं से अगर कोई द्रव, बीच से अगर कोई द्रव इसमें से हम निकाल ले या कोई द्रव बीच में ऐड करें, वो भी इस इक्वेशन की मदद से हम लोग ज्ञात कर पाते हैं। तीसरा, इसकी सहायता से बर्नौली थ्योरम का सत्यापन किया जाता है। इसकी सहायता से हम लोग बर्नौली थ्योरम का सत्यापन भी कर सकते हैं। बर्नौली थ्योरम का प्रूफ आगे मिलेगा आपको देखने के लिए। तो इस थ्योरम की सहायता से हम लोग बर्नौली थ्योरम का प्रूफ भी कर पाएंगे, अगला है, इस समीकरण के प्रयोग से द्रव प्रवाह मापक युक्तियों तथा द्रव चालित मशीनों आदि से संबंधित विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाता है। मतलब इस समीकरण की सहायता से जो आपका द्रव के प्रवाह का हमको अध्ययन करना हो, या द्रव प्रवाह मापक युक्तियां, कहने का मतलब जो आपका वेंचुरी मीटर आपका हो गया, या आपका आरफिस मीटर हो जाएगा, या आपका पीटा ट्यूब हो जाएगा, तो उन सब से जो हम लोग विभिन्न चीज़ें ज्ञात करते हैं, डिस्चार्ज निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, वो हम लोग निकाल सकते हैं। द्रव चालित मशीनों
से संबंधित विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल से विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, उसका समाधान भी हम लोग इस इक्वेशन की सहायता से हम लोग कर सकते हैं। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बर्नौली थ्योरम पढ़ेंगे और उसका प्रूफ पढ़ेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।